नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग चैप्टर 13 को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें रहे हैं और उसको बुक की सहायता से हम लोग संपन्न करेंगे। तो ये आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक ये आपको दिखाई दे रही है। अब जो हमारा टॉपिक आज वो है, एक है डोरमेंसी। डोरमेंसी हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्तावस्था। प्रसुप्तावस्था या डोरमेंसी का शाब्दिक अर्थ हो गया वैसे सोई हुई अवस्था, विश्राम की अवस्था। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पादपों में या अधिकांश पादपों के बीज जैसे ही मातृपादप से प्राप्त होते हैं और उनको हम उगाने का प्रयास करें, भले ही कितनी अनुकूल परिस्थितियां दे दें, फिर भी वो उगते नहीं, अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे खेतों से फसलों को जब परिपक्व हो जाती है उनको कटाई करके खेतों से घरों में स्थानांतरित करते हैं, तो यदि उन बीजों को हम तत्काल उगाने का प्रयास करें तो उनमें से अधिकांश पादपों के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। यह उनकी प्रसुप्त अवस्था है उन बीजों की। लेकिन एक निश्चित अवधि के पश्चात यदि इन बीजों को हम उगाने का प्रयास करें, जैसे अगली ऋतु में, अगली सीज़न में, और या फिर एक निश्चित समय अवधि के पश्चात प्रयास करें, तो वो अंकुरित हो जाते हैं। इसका मतलब जब बीज तैयार होता है तो उसके अंदर जो भ्रूण है उसको परिपक्व होने तक उसको निष्क्रियता की अवस्था में चला जाता है वो, और इसी निष्क्रियता की अवस्था को ही डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है। अब लेकिन कई बार क्या है कि बीज भी परिपक्व है, उसके अंदर भ्रूण भी परिपक्व हो गया है, परंतु और उसको हम लोग अनुकूल परिस्थितियां दे रहे हैं, फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक प्रकार की प्रसुप्त अवस्था है। उसको बाह्य कारकों की सहायता से भंग करके और बीज को उगाने लायक या जर्मिनेट करने लायक बनाया जा सकता है। तो इस विषय पर हम लोग देखते हैं पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा है। आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इन द प्लांट्स देयर सीड्स ग्रोथ स्टॉप से ऐसे लिखा है कि बीजों की वृद्धि रुक जाती है पूर्ण विकास के पश्चात। इन सम प्लांट्स इवन इफ द फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस आर अवेलेबल, यद्यपि अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं तो भी क्या होता है, सीड्स नॉट जर्मिनेट है, आर लिखा है इसमें, सीड्स बीज जो है वो अंकुरित नहीं होते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आफ्टर देयर फॉर्मेशन। बट सम इन अदर प्लांट्स डू नॉट जर्मिनेट इवन व्हेन फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस आर अवेलेबल। ठीक है, यानी अनुकूल परिस्थितियाँ दे दें फिर भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति को बोलते हैं डोरमेंसी। अब कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे कुछ बीजों की अलग अलग समय तक ये डोरमेंसी रह सकती है, प्रसुप्त अवस्था रह सकती है। जैसे 5 से 10 साल होती है बहुत सारे मरुद्भिद पादपों जैसे अकेसिया, घास आदि में। आर्टिक टुंड्रा प्रदेश जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, साइबेरिया जैसे इलाके, वहाँ पे ल्यूपिन का बीज मिले हैं और जो कि 1000 वर्षों से डोरमेंसी में था। ऐसे जीवन सक्षम अंकुरण योग्य बीज मिले हैं, और उन बीजों की आयु ज्ञात की तो पता चला कि ये 1000 साल से ज़्यादा पुराने बीज हैं, फिर भी अंकुरण योग्य हो गए, अंकुरित हो गए, तो इतने साल तक वो प्रसुप्त अवस्था में उनकी बनी हुई थी। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो फसली पादप है वो 2 से 5 साल तक डोरमेंट बने रहते हैं। कुछ ऐसे पादप है जिनमें डोरमेंसी होती नहीं है, यानी बीज तुरंत उग सकते हैं। इसके 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। एक तो अपने मटर के बीजों में प्रसुप्त अवस्था नहीं होती, उनको जैसे ही मातृपादप से उनको अलग करके हम उगाना चाहें तो वो उग सकते हैं। शर्तें हैं कि वो अनुकूल तापमान, आर्द्रता वगैरह जो बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा ही एक अन्य है राइजोफोरा, नाम आपने सुना ही है। राइजोफोरा एक मैनग्रोव वनस्पति है, दलदली भूमि में उगने वाला, जिसमें न्यूमेटोफोर के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, श्वसन मूल जिसको कहते हैं, जो कि
ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती व धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती मूलें हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बढ़ती हैं वो जड़ें, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में बढ़ती हैं जड़ें, परंतु श्वसन मूल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उस कीचड़ से बाहर निकली हुई रहती है गैस विनिमय करने के लिए। वही राइजोफोरा, उसमें फल के अंदर ही बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है और फिर उसके बाद में वो नीचे कीचड़ में आकर गिरता है ऊपर से, ताकि वो, अन्यथा यदि बीज के रूप में उस कीचड़ में यदि वो राइजोफोरा के बीज गिरते तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव में वो अंकुरित नहीं हो पाते। इसलिए पहले ही मातृपादप में अंकुरित होकर फिर वो पादप नवोद्भिद के रूप में ही उस कीचड़ में गिरता है आगे वो राइजोफोरा। अब ये होता क्यों है डोरमेंसी बीज में? बाह्य व आंतरिक कारकों के कारण से होता है ऐसे। बाह्य कारक, आंतरिक कारक हम लोग देखेंगे कौन कौन से कारक है जिनके कारण से होता है। अब एक और टॉपिक इसमें बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी, प्राथमिक प्रसुप्त अवस्था और द्वितीयक प्रसुप्त अवस्था। प्राथमिक क्या बोला है? द व्हेन द मैच्योर सीड्स डू नॉट इमीडिएटली जर्मिनेट even if internal or structural and functional conditions are favorable, it is called primary dormancy। यदि कोई परिपक्व बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता है, यद्यपि उसकी आंतरिक, बाह्य व संरचनात्मक परिस्थितियाँ अनुकूल है, फिर भी अंकुरित नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? प्राइमरी डोरमेंसी है। ज़्यादातर पादपों में ये होती है। मैंने कहा मात्र फसली पादप के बीज वगैरह तुरंत अंकुरित नहीं होते, वही बातें हैं। लेकिन कुछ बीजों की प्रसुप्त अवस्था, उनमें उनको संग्रहण की अवधि में उनमें प्रसुप्त अवस्था और बढ़ जाती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। वाइल सम मैच्योर सीड्स हैव डोरमेंसी ड्यू टू द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड। संग्रहण अवधि के दौरान परिवर्तन आते हैं उसमें, उसके कारण से उनमें प्रसुप्त अवस्था आ जाती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। प्रभावित करने वाले कारक कि क्यों आती है ये प्रसुप्त अवस्था, क्यों होती है? मुख्य कारण इसका हार्ड सीट कोट है। पहला, कठोर बीजावरण, बीजों के ऊपर दो आवरण होते हैं जिनके नाम टेस्टा टेगमेन है। आपने पढ़ाई है, पहली यूनिट में हमने अध्ययन किया था, उसमें इस पर चर्चा की थी हमने कि दो बीजावरण पाए जाते हैं, बाहर वाला कठोर बीजावरण टेस्टा, आंतरिक पतला बीजावरण टेगमेन। तो कठोर बीजावरण के कारण से ये बीजावरण क्या करता है कि ये अपारगम्य है वायु के लिए, जल के लिए, जिससे जल और वायु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और पानी और वायु अंदर नहीं जाएगी तो बीज अंकुरित नहीं हो पाते। उदाहरण दिया है जैसे एमेरेंथस, और भी चने में हम लोग देख सकते हैं। इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण जब तक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक वह चाहे कितनी अनुकूल परिस्थितियां हों, बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो वो भी एक प्रमुख कारण है। बहुत सारे पादपों में दो नाम दिया इसने, गिंगो बायोलोबा और नीटम निमोन। स्पेलिंग जी से शुरू है लेकिन जी साइलेंट है। ये नीटम निमोन है, ये गिंगो बायोलोबा है, दोनों ही जिम्नोस्पर्मी पादप है। और ये गिंगो बायोलोबा तो वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, इसको मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं, गिंगो बायोलोबा को मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। और ये एक शब्द आपने सुना होगा, बाह्य स्थाने संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का प्रसिद्ध उदाहरण है, कंपटीशंस में जो जीके के प्रश्न में भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि यह पादप अपनी प्राकृतिक मूलावास से विलुप्त हो गया है और इसका संरक्षण बोटेनिकल गार्डन वगैरह में उगाकर इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसलिए गिंगो बायोलोबा भी आपको वैसे भी याद रखना है। रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट राइपनिंग पीरियड, बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें बीज परिपक्व हो जाता है, उसका भ्रूण भी परिपक्व हो जाता है, परंतु फिर भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको एक परिपक्व होने के बाद भी एक कुछ निश्चित समय और चाहिए। सभी पादपों के लिए नहीं है, सब कुछ पादपों के बीजों को एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए। उस दौरान वो उसको कहेंगे पोस्ट राइपनिंग पीरियड। राइपन का मतलब हो गया पक जाना। ठीक है,
पकने के पीरियड यानी अवधि से भी एक्स्ट्रा उनको पीरियड की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ है और जितनी फसल, ये धान की जितनी भी फसलें होती हैं अनाज की, वो इसके अंतर्गत आती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड लाइट, कई पादप ऐसे हैं जिनको एक विशिष्ट तापमान और प्रकाश नहीं मिलता है तब तक वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। जैसे हमने दीप्तिकालिता को भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, और अगला टॉपिक वसंतीकरण है, वो भी इससे संबंधित हो जाएगा। कई बातों में लिखा है कोल्ड ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, दीज सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट अंटिल दे आर नॉट ट्रीटेड अंडर स्पेसिफिक कोल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे बीज ऐसे हैं वो तब तक अंकुरित नहीं होते जब तक उनको शीत उपचार नहीं दिया जाए। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको एक निश्चित अवधि तक रखना पड़ता है, तभी वो अंकुरित होते हैं और उनमें पुष्पन भी जल्दी हो जाता है उसके कारण से। यही टॉपिक यहाँ पे वर्नलाइजेशन में आएगा, ये वाला, ठीक है। दे आर ट्रीटेड नेचुरली इन विंटर सीजन, कई है उनमें प्राकृतिक रूप से शीत ऋतु में उपचारित होता है। उनके लिए अनुकूल तापमान है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एग्जाम्पल बताया, चेरी है, ओक है, ठीक है। फिर है कई पादपों के बीजों में जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं, अंकुरण को रोकने वाले संदमक पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं। एक तो हमने पढ़ाई एफसीसी अम्ल, इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए काउमेरिन, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड, ये और इनमें एक्स्ट्रा बताए गए हैं जो कि अंकुरण को संदमित करते हैं, अंकुरण को रोकने वाले। अब हमें डोरमेंसी किसी बीज की भंग करनी है, समय से पहले उसको जगाना है, या एक उस समय अवधि के अंदर भी अपने को जगाना है उसको, उसकी प्रसुप्त अवस्था को भंग करना है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला है, लिखा है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन में ये हुआ कि अपना पहला जो कारण था वो था कठोर बीजावरण। उस कठोर बीजावरण को कमज़ोर करना, बीज का जो कठोर बाह्य बीजावरण है, टेस्टा है, उसको कमज़ोर करना, वो है स्केरिफिकेशन। खुरचना वगैरह है इसमें। इन दिस मेथड द सीड सेल इज़ वीकन बाय ब्रेकिंग, कि बीज का जो आवरण है उसको कमज़ोर किया जाता है, तो तोड़कर या फिर खुरच कर बीज को, ठीक है। मैनी टाइम्स द सीड्स आर सॉफ्टन बाय पुटिंग इनटू द सॉल्वेंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट वाटर और फैट। और कभी कभी इसके लिए तनु H2SO4 गर्म पानी अथवा फैट की को यूज़ में लेते हैं। चिलिंग ट्रीटमेंट अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि चेरी, ओक वगैरह में जब तक शीतन उपचार नहीं होता तब तक वो अंकुरित नहीं होते। तो कई पादप ऐसे हैं जिनके बीजों को यदि ठंडे वातावरण में एक्सपोज किया जाए या शीत उपचार किया जाए या न्यून तापमान पर रखा जाए तो वो अंकुरित हो जाते हैं। एक्सपोजर टू अल्टरनेट टेम्परेचर, एकांतर क्रम में ठंडा गर्म ऐसा तापमान उपलब्ध करवाया जाए। डोरमेंसी ऑफ सम सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय एक्सपोजर टू अल्टरनेट लो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। निम्न तापमान उच्च तापमान एकांतरित क्रम में दिया जाए। लाइट, बहुत सारे धनात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं जो प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदी होते हैं, और एक निश्चित अवधि का प्रकाश जो मिलता है उनको, तो उनमें अंकुरण की योग्यता अर्जित हो जाती है। प्रेशर, कुछ बीजों में वो उच्च दाब की सहायता से भी उनकी प्रसुप्त अवस्था को भंग की जा सकती है, ठीक है। तो अलग अलग है। और यूज़ ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे उनमें ग्रोथ इनहिबिटर्स थे, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, फिनोलिक एसिड वगैरह, तो उसके स्थान पर अब क्या किया जाएगा कि जो जिबरेलिन है, इथाइलिन है, क्लोरोहाइड्रीन्स और थायोयूरिया, ऐसे कुछ रसायन हैं जो कि इनमें प्रसुप्त अवस्था को भंग करने में उपयोगी होते हैं। अब अगला टॉपिक अपना है वर्नलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं वसंतीकरण, कुछ किताबों में बसंतीकरण भी लिखते हैं। बसंत ऋतु से संबंधित हुआ इसलिए इसको बसंतीकरण कह रहे हैं, ठीक है, या वसंतीकरण कहते हैं। वसंत और बसंत दोनों ही प्रचलन में अपने। वर्नलाइजेशन में क्या है कि वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ पादपों में तब तक पुष्प नहीं लगते हैं जब तक कि वह पादप शीत ऋतु में से होकर नहीं गुजरे। उसकी कायिक वृद्धि जो है
उसका पादप काय जो है, शरीर जो है, जब तक ठंड के मौसम को पार नहीं करता है तब तक उसमें पुष्पन नहीं होता है। इसमें एक उदाहरण हम लोग लेंगे इसका। इस टॉपिक को मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी वाली बुक से हम लोग पढ़ते हैं, तो एक बार इसको हटाकर मैं एनसीईआरटी वाली बुक आपको दिखाता हूँ। उससे पढ़ेंगे ये टॉपिक को। ये रहा वर्नलाइजेशन। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें पुष्पन संबंधित है, निर्भर है किस पर? निम्न तापमान पर निर्भर है। चाहे वो क्वांटिटी मात्रात्मक रूप से हो चाहे गुणात्मक रूप से हो, उनको निम्न तापमान मिलना चाहिए तभी पुष्प लगता धारण होता है। ठीक है, दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड वर्नलाइजेशन। इस अवधारणा को वर्नलाइजेशन कहते हैं। यानी पादपों में पुष्पन हेतु शीत उपचार को वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज कैसी हुई, तो इसका हम लोग पढ़ते हैं कि दो उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण हम लेते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न पादप है, जैसे गेहूँ है, बार्ली है। इनमें दो प्रकार की प्रजातियां होती है, शीत ऋतु की प्रजाति और बसंत ऋतु की किस्में। शीत किस्म और बसंत किस्म। अपने यहाँ जो गेहूं की किस्में उगाई जाती है वो शीत किस्म उगाई जाती है, लेकिन विश्व के अन्य स्थान पर इन्हीं गेहूं की बसंत किस्में भी होती है। तो जो बसंत किस्म जो है उनको उगाया जाता है फरवरी मार्च में, और फिर वो सामान्य रूप से उनमें कायिक वृद्धि होती है, उनमें पुष्पन होता है, फिर उनमें जून जुलाई के आसपास उनमें वो फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, और जो शीत ऋतु की किस्म है, विंटर जो वैरायटी है, उसको उगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, जैसे अपने यहाँ गेहूं की खेती उस समय की जाती है, और फिर उसमें फसल की कटाई हो जाती है बसंत से पहले या फरवरी मार्च में उसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, अब वैज्ञानिकों जो अनुसंधान करते थे उन्होंने देखा कि इस शीत ऋतु वाली किस्म को यदि बसंत ऋतु में उगा दिया जाए तो क्या होगा। तो शीत ऋतु वाली किस्म को बसंत ऋतु में उगाने पर उन्होंने देखा कि वो पादप बढ़ता जाता है, उनमें वृद्धि तो होती जाती है, परंतु उनमें पुष्पन नहीं लग होती, पुष्प धारण नहीं होता उनमें। ठीक है, लेकिन जब उनको अपने तय मौसम में यानी अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं तो उनमें कायिक वृद्धि के दौरान बीच में शीत ऋतु आती है, दिसंबर जनवरी की। शीत ऋतु से गुजरने के बाद ही उनमें पुष्प लगते हैं। ठीक है, तो जब तक शीत ऋतु से वो ठंड वाली जो किस्म है वो नहीं गुजरती है तब तक उनमें पुष्पन होता ही नहीं है। पढ़ते हैं देखो कि वीट, बार्ली, राई हैव टू काइंड ऑफ वेराइटीज़, विंटर एंड स्प्रिंग वेराइटीज़। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग, कि सामान्य रूप से जो बसंत किस्म जो है उसको बसंत ऋतु में उगाते हैं, एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। और ये समय पर इनमें पुष्प धारण हो जाते हैं और इनमें बीज भी बन जाते हैं। ठीक है, विंटर वेराइटीज़ हावेवर इफ़ प्लांटेड इन स्प्रिंग, कि यदि विंटर वेराइटीज़ को, शीत ऋतु वाली किस्म को उगाया जाए कब, बसंत ऋतु में उगाया जाए, वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन। वो उनमें ना तो पुष्प लगते हैं ना ही उनमें बीज लगते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या हुआ? हैंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसलिए इनको शरद ऋतु में उगाते हैं। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं। दे जर्मिनेट, फिर वो अंकुरित होते हैं, एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स। और शीत ऋतु के दौरान वो छोटे छोटे नवोद्भिदों के रूप में होते हैं। रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर, और उनकी फसल की कटाई ग्रीष्म ऋतु के बीच में से उनको काट लिया जाता है।
ठीक है। तो उस शीत ऋतु वाली जो किस्म है वो तभी उनमें पुष्प लगते हैं जबकि ठंड के मौसम से उनका पादप वृद्धि करता है। अब कई पादप ऐसे हैं जो द्विवार्षिक होते हैं। आयु के आधार पर पादपों को हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं, वार्षिक पादप, बहुवार्षिक पादप और द्विवार्षिक पादप, बाइनियल। ठीक है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे पादप जिनमें पहले साल सिर्फ कायिक वृद्धि होती है और अगले साल उनमें पुष्प वगैरह लगते हैं, लेकिन पुष्प लगने से पहले वो शीत ऋतु में से होकर गुजरते हैं, शीत ऋतु में से होकर गुजरते हैं। जैसे इसमें उदाहरण हम लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट्स। द्विवार्षिक पादपों में बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन, कि उनमें पुष्पन और उनकी जीर्णता और मृत्यु भी कब होती है? द्वितीय ऋतु में होती है, दूसरे साल में होती है। पहले साल सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कायिक वृद्धि होती है। शुगर बीट मतलब चुकंदर, कैबेजेस मतलब पत्ता गोभी, कैरेट्स, गाजर आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल प्लांट्स। ये Subjecting the growing of a biennial plant to a cold treatment stimulates a subsequent photoperiodic flowering response। अब यदि इनका जीवन काल छोटा करना है तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इनके बीजों को, या कृषक क्या करते हैं, इनके बीजों को पहले ही शीत उपचार कर देते हैं, पहले ही ठंडे पानी में या फिर कोल्ड स्टोरेज में उनके बीजों को रखते हैं, फिर उनको उगाते हैं। तो 1 साल में इनमें पुष्पन और इनमें पुष्पन हो जाता है और इनमें बीज या फल वगैरह जो धारण करने हैं वो हो जाते हैं और इनकी आयु को घटा दिया जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को वहाँ से एक बार और देखते हैं अपने राजस्थान बोर्ड वाली। यहाँ थे हम लोग, तो इसकी परिभाषा कहें तो क्या है, ये लिखेंगे हम लोग परिभाषा। कोएड के अनुसार एक्वायरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, कि पुष्पन की योग्यता का शीत उपचार के द्वारा अर्जन करना वर्नलाइजेशन कहलाता है। अब ये होता कैसे? तो ये वैज्ञानिकों ने बताया है, लैंग नाम के वैज्ञानिक ने बताया है कि ठंड ऋतु में जो उगने वाले जो पादप है उनको वो जब निम्न ताप से गुजरते हैं तो उनमें वर्नेलिन नाम का एक रसायन बनता है। ये वर्नेलिन नाम का रसायन एक निश्चित अवधि के प्रकाश में फ्लोरिजन नाम का हार्मोन बनाता है और इसी फ्लोरिजन नाम के हार्मोन के कारण से पुष्पन होता है। आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, फ्लोरिजन हार्मोन की कोई अभी तक पृथक्करण नहीं हो पाया है। ये एक हाइपोथेटिक हार्मोन ही है, परिकल्पित हार्मोन है। ऐसे ये वर्नेलिन भी ऐसा ही है। वर्नेलिन एंड फ्लोरिजन आर बोथ हाइपोथेटिकल हार्मोन्स हुज आइसोलेशन हैज़ नॉट येट बीन पॉसिबल, अभी तक संभव नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ये पूरी इसकी कार्य प्रणाली काल्पनिक मान सकते हैं। अब अगला चलते हैं जीर्णता, जिसको सीनेसिस बोलते हैं, जीर्णता। तो ये सभी पता है कि कोई भी सजीव इस धरती पर जो उत्पन्न हुआ है वो अमर नहीं है। केवल जो एक कोशिकीय जीव है उनको अमर मानते हैं हम लोग, बाकी कोई भी अमर नहीं है। प्रत्येक जीव जन्मता है, फिर उसकी कायिक वृद्धि होती है, फिर वो परिपक्व होता है। प्रौढ़ अवस्था के बाद में उनमें ऐसे अवनतकारी परिवर्तन होते हैं कि उसका शरीर कमज़ोर होता जाता है और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस मैच्योरिटी के बाद में या परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक का जो कालखंड है उसको जीर्णता कहते हैं, उसको जीर्णता कहते हैं। ठीक है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अवधि है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। तो जीवन अवधि में प्रौढ़ावस्था से लेकर या परिपक्व अवस्था से लेकर और मृत्यु तक की जो कालावधि है उसके लिए शब्द आता है जीर्णता। ठीक है, या हम सिर्फ पादपों पर चर्चा करेंगे। तो लिखा है, नन ऑफ द क्रिएचर्स इज इमॉर्टल, एनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज बॉर्न एट अ टाइम एंड इट डाइज आफ्टर सम टाइम। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ टाइम।
After achieving maturity stage in the life of all living beings, this kind of deteriorative process happens which leads to its death. कि कुछ डिटीरियोरेटिव का मतलब हो गया विघटनकारी परिवर्तन होते हैं जो उसको मृत्यु तक ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं सीनेसेंस या जीर्णता। आयुकरण भी बोलते हैं, एजिंग भी बोलते हैं कई जगह। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस जीर्णता की अवधि में जो प्राणी है वो कमज़ोर होता जाता है, उसकी कार्य प्रणाली थोड़ी कम होती जाती है, उसमें कुछ अवयव जमा होते जाते हैं, शुष्क भार में कमी होती है। पादपों में 4 प्रकार की जीर्णता दिखाई देती है। होल प्लांट सीनेसेंस, पूरा पादप ही एक साथ में जीर्णता की तरफ बढ़ता है, पूरा पादप एक साथ ही उसके कारण से मर जाता है। जैसे हम जितने भी फसली पादप देखते हैं, खेतों में जितनी फसलों को उगाते हैं, वार्षिक पादपों में ऐसा एक साथ में होता है। एपेक्स सीनेसेंस, बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ऊपरी भूमिक भाग जो है, भूमि के ऊपर वाला भाग, वो तो मृत हो जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु उनके भूमिगत भाग, जैसे कईयों में तो भूमिगत तने और अधिकांश में जो जड़ें हैं वो जीवन सक्षम बनी रहती हैं और आगामी अनुकूल परिस्थितियों में फिर से उनसे नवपादप का संश्लेषण वगैरह होता है, जैसे आलू वगैरह है। ठीक है। लीफ फॉल सीनेसेंस, पर्णपाती जो होते हैं, पतझड़ वाले, जिनमें पत्तियां झड़ती रहती है एक निश्चित अवधि में। हम लोग नीम में देखते हैं, पीपल में देखते हैं, सभी पत्तियां झड़ जाती हैं लेकिन फिर से नई पत्तियां उग जाती हैं, तो उनमें जीर्णता पत्तियों तक सीमित रह गई। फिर है सक्सेसिव सीनेसेंस, और इसमें है इन अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ मोस्ट एनुअल प्लांट्स, अधिकांश जो वार्षिक पादप होते हैं, ओल्ड लीव्स डाई बिफोर बीइंग सीनेसेंट, पुरानी पत्तियां पहले मरती हैं जीर्ण होने से पहले। इसके बाद अन्य पत्तियां, फिर तना, और अंत में जो जड़ है वो बारी बारी से उनमें एक क्रमबद्ध रूप से इनमें मृत्यु की ओर पहुँचती है। तो ये 4 प्रकार की जीर्णता है। लास्ट में जो है इसका जीर्णता का प्रमुख कारण हमने पढ़ाई है, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल तो है पत्तियां, तने इनके लिए, और फल के लिए इथाइलिन जो है उत्तरदायी है जीर्णता के लिए। एब्सिसन मतलब विलगन मतलब झड़ना, पत्तियां झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, फल झड़ जाते हैं जब परिपक्व हो जाते हैं। हमने एक चित्र भी देखा था जीर्णता, इसमें विलगन परत बन जाती है, उनमें जो जॉइंट है जहाँ से मातृपादप से जुड़ा रहता है वहाँ पे एक विलगन परत बनती है, और फिर जब तेज़ हवा चलती है या कोई थोड़ा सा हम लोग हाथ वगैरह लगाते हैं तो वो पत्ता मातृपादप से अलग हो जाता है, गिर जाता है आराम से, है ना। तो विलगन परत वाली जगह से गिर जाता है। ये इस विलगन परत का निर्माण एब्सिसिक हार्मोन सबसे प्रमुख है, तभी उसका नाम ही एब्सिसिन जैसा ही एब्सिसिक, और इथाइलिन भी ये कार्य करता है। एब्सिसिन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन इन द सेल्स ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ देयर प्लांट ऑर्गन, यानी उस पादप अंग के आधारीय भाग में विलगन परत बन जाती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। At these places, mid pillars and outer walls of cells of a certain area becomes digested by pectinase and cellulase enzyme. Pectinase और cellulase enzyme उन कोशिका भित्ति और मध्य पटलिकाओं का पाचन कर देता है, so that the cells begin to separate from each other. इस प्रकार कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ हो जाती है, और the tissues of this area become soft and weak and an abscission layer is formed at this place. कि इस क्षेत्र का उत्तक जो है वो कमज़ोर और मुलायम हो जाता है और एक विलगन परत बन जाती है इस स्थान पर। The cells below the abscission layer constitute partial disintegration of cells that form a protective site or a detachment area. और उसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं वो एक सुरक्षात्मक लेयर बना लेती है, क्योंकि विलगन परत वाले क्षेत्र से तो वो जो पादप अंग जैसे पत्ती है, पत्ती वहाँ से तो गिरेगी, तो ये जो एरिया है उसको ढकने का कार्य ये करती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हेवी विंड ब्लोज
कि तेज़ हवा चलती है या बरसात होती है या हम लोग हाथ वगैरह लगाते हैं तो पत्ते जड़ जाते हैं। आ प्लांट पार्ट्स ब्रेक डाउन फ्रॉम द प्लेस ऑफ द एब्सिसियन लेयर, जहाँ पे विलगन परत है वहाँ से वो टूट जाता है, मातृ पादप से अलग हो जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं विलगन। ठीक है। एब्सिसियन इज ड्यू टू द चेंज इन द हार्मोन बैलेंस। इन दिस प्रोसेस एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ABA का प्रमुख रोल है। तो इस प्रकार ये 3 यूनिट अपनी संपन्न हो गई है। ठीक है। अब हम लोग एक बार कुछ दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, बॉटनी को छोड़कर जूलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। और अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो इस जेनेटिक्स से होगा। यूनिट 9 को हम लोग लेंगे, 5 नंबर का है और वैसे भी आपके नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे नीट कीजिए, चाहे भविष्य में आप BSc करेंगे तो भी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, मेंडल के नियम वगैरह। इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 9 को। अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने लायक टॉपिक है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स को पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।